Hello students, I hope you each and everyone are absolutely fit and fine. As you know कि मैंने लास्ट डिस्कस किया था आपके साथ में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और मैंने ये भी आपको बताया था कि बहुत बेसिक सा इजी सा चैप्टर है, लेकिन आप ड्रॉपर हैं तो शायद आपको पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो याद करने के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का देखा जाए तो वेटेज भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जो चीज़ आपको 1 घंटे में लर्न हो सकती है उसके लिए आप अगर अपने 4 या 8 मार्क्स अपने नीट के एग्जाम में ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी मैं मानती हूँ। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, पहली बार साइंस लेकर बायोलॉजी लेकर आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ में बने रहना है। आपको देखना है कि लिविंग क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ये समझ में आएगा कि आप बायोलॉजी लेकर क्यों, आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया है बायो का, बायो है क्या, व्हाट इज बायोलॉजी। लिविंग वर्ल्ड तो हम बाद में जाएंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या होती है। तो आपको पता ही होगा फर्स्ट चैप्टर में जो आपका फर्स्ट पेज है वहां पर ही लिखा हुआ है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनकी लाइफ में कैसे इवोल्यूशन होते हैं, कैसे आप हमारे जो पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे जिनको हम आदि मानव बोलते हैं, वहां से डेवलप होते होते आज हमारे और आपके जैसे इतने इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स बन चुके हैं। और आने वाले टाइम में हमसे भी ज़्यादा एडवांस ह्यूमन बीइंग्स का माइंडसेट होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हैं। आज जिस तरह से हम कंप्यूटर को बोलते हैं वैसे ही उनका माइंडसेट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई, यानी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सब कुछ जानना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे इस पृथ्वी पे, आपको जैसे पता होगा जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, बैंग बैंग थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो ये बात की बातें, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आप समझोगे पहले पानी आया, फिर आग आई, फिर अच्छा इस तरह से पहले यूनिसेल्यूलर आए या मल्टी सेल्यूलर आए। तो ये सारी स्टोरीज जो कवर हम करते हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे हमारे और आपके जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, इन सब को हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फिलहाल हम आते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पर। इस चैप्टर में बेटा आपको ये देखना है कि लिविंग और नॉन लिविंग, क्यों हमने अपने आप को लिविंग बोला है, और मैं बोलूँ ये बोर्ड है, ठीक है, आपकी बुक है, इसको मैंने नॉन लिविंग बोला है। ऐसा क्या है डिफरेंस कि आप लिविंग को अलग रख रहे हो, नॉन लिविंग उस दूसरी चीज़ों को आप नॉन लिविंग बोल रहे हो। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे लिविंग्स को हमने क्लासिफिकेशन किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे पढ़ोगे आपको अभी ये लग रहा होगा बहुत नए नए वर्ड्स हैं, मैम ने ये क्या बोल दिया। कुछ टेक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को बेटा बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्हाट इज लिविंग को। सबसे फर्स्ट अगर मैं पार्ट में इसको डिवाइड करूं, सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है ये पता होना चाहिए, तभी चैप्टर आगे बढ़ेगा। अब अगर आपके पास में है आपकी नई एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी है तो आपके एनसीईआरटी से ये वाला जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर का वो कट हो चुका है, लेकिन नीट के सिलेबस से ये वाला टॉपिक बेटा कट नहीं हुआ है। और अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने बोला आपका नीट देने का भी कोई इंटेंशन नहीं है, तब भी मैं बोलूंगी कि आपको इस वाले प्रॉपर पोर्शन को बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ना है, फोकसफुली देखना है, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस पूरे चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग का ही 50 to 70% वेटेज है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपका चैप्टर आधे घंटे का भी नहीं है, हाफ आवर में ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिविंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्यों हमने लिविंग को लिविंग बोला है, और हम बाकी चीज़ों को, हमारे इस पेन को, इस बोर्ड को, हमारी बुक्स को, इस टी शर्ट को मैं नॉन लिविंग बोल रही हूँ। दूसरा है बेटा नोमेनक्लेचर। जब हम ये देख लेंगे कि क्यों लिविंग बोला है, हम और आप लिविंग क्यों है, तब हमारा नामकरण कैसे हुआ। जैसे अभी मेरा नाम है निक्की हाड़ा, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो वो नामकरण तो आपका पंडित जी ने किया होगा, आपके पेरेंट्स ने किया है, लेकिन उससे पहले हम इंसान हैं,
हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एनिमल किंगडम के अंदर रखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें कैसे फिक्स हुई, कैसे डिसाइड हुई, कैसे क्लासिफिकेशन आए, कैसे डाइवर्सिटी आई, ये सारी चीज़ें कि हमें कैसे डिस्क्राइब किया गया, डिवाइड किया गया, ये सब कुछ देखने के बाद में आप देखोगे कि हमारा नामकरण कैसे हुआ। तो जो दूसरा पोर्शन है बेटा, 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। दूसरा पोर्शन आता है बेटा आपका नॉमेनक्लेचर। तीसरा टॉपिक है बेटा हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आप देखोगे कि कैसे स्पीशीज हम बोलते हैं कि हाँ हम एक ही जाति के लोग हैं। अब यहाँ पर जाति में ये नहीं आएगा कि अच्छा तू बढ़िया है मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं, जाति वाइज कि अच्छा हम सारे इंसान एक स्पीशीज के अंदर आएंगे। सारे जो डॉग्स है वो उनकी एक अलग स्पीशीज है, आपकी जो कैट्स है उनकी अलग एक स्पीशीज है, प्लांट्स में आप देखोगे कि उनकी एक अलग स्पीशीज है। तो इस तरह से स्पीशीज में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जीनस में उसको डिवाइड किया। तो ये सब कुछ आता है बेटा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर। और लास्ट पोर्शन जो है 4th पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लास्ट पार्ट है बेटा इसका टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स में जो बेटा फ्लोरा, हर्बेरियम, म्यूजियम, इन सबको हम रखते हैं। बट आपके एनसीईआरटी की बुक से व्हाट इज लिविंग वाला पोर्शन और टेक्सोनॉमिक एड्स वाला पोर्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन फिर भी हम व्हाट इज लिविंग वाला पोर्शन तो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होगी। हम ये टेक्सोनॉमिक एड है उसको अभी हाल फिलहाल के लिए कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो एनटीए का बुलेटिन आता है उसमें फर्स्ट चैप्टर से इस चीज़ को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया है। न सिर्फ एनसीईआरटी से बल्कि नीट के सिलेबस से भी ये वाला पोर्शन बाहर है। इन केस जब मार्च में एनटीए का बुलेटिन आता है और इस चीज को ऐड कर दिया जाता है तो हम इसका अलग से एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और वहां पर इस चीज को आपको समझा देंगे। बट अगर वो ऐड नहीं होता है तो हमने तो पहले से ही नहीं किया, हम तो पहले से बहुत इंटेलिजेंट है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर व्हाट इज लिविंग से। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा व्हाट इज लिविंग। क्यों हो तुम लिविंग? किसने तुम्हें लिविंग बोला है? किस बिहाफ पर बोला है? लेके आओ उसको मेरे पास में। बताओ तुम कि अब तुम सोच रहे होंगे मैम हम खाना खा सकते हैं, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ना हमारे अंदर जिसकी वजह से हम खुद को नॉन लिविंग बोल रहे हैं। और इस पेन को, बोर्ड को, तुम्हारी किताबों को, तुम्हारे खाने की प्लेट को, उसको हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं। अब मैंने बोला है खाने की प्लेट को, पूरे खाने को नॉन लिविंग बोल दूंगी, ऐसा कोई शब्द नहीं आया। वरना तुम बोल दो प्लांट्स तो लिविंग होते हैं, खाना भी तो प्लांट से ही मिलता है, फिर वो नॉन लिविंग क्यों है? तो इतना भी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्योंकि आप और हम यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स भी बेटा क्या है? लिविंग है। प्लांट्स भी हमारी ही तरह अपना जो प्रोजेनी है, अपनी ही तरह के प्लांट्स को रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है बेटा? बना सकता है, सॉरी, ग्रोथ कर सकता है। आज तुम प्लांट की एक पत्ती को काटोगे या एक टहनी को तुमने काट दिया, थोड़े टाइम बाद देखोगे वो अपने आप ग्रोथ करके दोबारा वहां पर आ गई, ठीक है। दूसरी चीज देखोगे आपकी बॉडी के अंदर, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं, कुछ चीजें बनती है, कुछ चीजें टूटती हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, हम ग्रोथ कर सकते हैं। आप जब पैदा हुए थे स्टार्टिंग में, जैसे कि हम सेल साइकिल पढ़ के आए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ के आए, तो आपको पता होगा कि हमारा जो ओरिजिन था वो तो सिंगल सेल से ही हुआ था। उस सिंगल सेल जाइगोट से आगे जाके जब उसमें क्लीवेज के थ्रू डिवीजन होते हैं तो आपकी एक सिंगल सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस तरह से ब्लास्टुला गेस्टुला स्टेज वहां पर आती हैं। तो हम इतने बड़े हो गए। तो क्या हम जब पैदा हुए थे तब भी हम इतने ही बड़े थे? नहीं बेटा, धीरे धीरे हमने ग्रोथ की ना। पहले बच्चा था, न्यूबॉर्न बेबी कितना सा होता है, उसका वेट कितना सा होता है, फिर उसके बाद में वो बच्चा 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। और आज आप और हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम आई थिंक आप सभी भी 18+ होंगे। तो 18-20 साल के तुम बच्चे हो, तो तुम्हारे क्या तुम स्टार्टिंग में ऐसे थे? नहीं थे ना। 8 महीने का बच्चा अलग होता है और तुम अभी तो एक
क्या बोलते हैं, तुम जेंटलमैन या फिर एक बहुत प्यारी सी वुमेन, बोलना गलत होगा, तुम प्यारी सी क्यूट सी लड़की बन चुकी होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, इसलिए हमने लिविंग बोला, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग्स के अंदर एक अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिसके लिए हम लिविंग बोल रहे हैं। लेकिन नॉन लिविंग चीज़ें, उनको हर्ट नहीं होता, उनको दर्द नहीं होता, तुम धक्का मार के निकल जाओ, फेंक दो, तोड़ दो, वो कुछ नहीं बोलने वाली। तुम्हें कोई हाथ लगा के देखे, तुम्हें कोई थोड़ा सा हाथ लगा के पुश कर दे, तो तुम तो उससे लड़ने के लिए आ जाओगे कि अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। इसलिए तुम और लिविंग हो, हम लिविंग थिंग्स के अंदर, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं और बाकी चीज़ें नॉन लिविंग के अंदर आती हैं। तो व्हाट इज लिविंग डिस्कस हम कर रहे हैं। तो व्हाट इज लिविंग में भी बेटा हम लोग देखेंगे कि कुछ क्या है बेटा, पैरामीटर्स बनाए गए हैं, कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं लिविंग को लिविंग डिफाइन करने के लिए और नॉन लिविंग डिफाइन करने के लिए। अब इन पैरामीटर्स में बेटा दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और एक आता है बेटा आपका डिफाइनिंग फीचर। मैम ये डिफाइनिंग और फंडामेंटल फीचर क्या होता है? तो बेटा ऐसी बात है कि फंडामेंटल फीचर्स, जैसे अभी मैंने बताया लिविंग नॉन लिविंग से अलग होता है, बट वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे। तो उस फीचर्स को, उस पैरामीटर को, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। लेकिन ऐसे डिफाइनिंग फीचर, सॉरी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि लिविंग में तो पाए जा सकते हैं, हो सकता है नॉन लिविंग में भी पाए जा सके, या फिर लिविंग में प्रेजेंट है बट सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फीचर्स। तो मैंने क्या बताया बेटा, डिफाइनिंग में मैंने बोला है characters present in on living, in all living organism, और नॉन लिविंग में क्या होंगे बेटा, ये वाले फीचर्स एब्सेंट होंगे। ये क्या होते हैं बेटा, लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और राइट का मतलब है कि हाँ प्रेजेंट है, और नॉन लिविंग में भी क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर हैं जिसमें सारे के सारे लिविंग्स में प्रेजेंट है, यानी कि किसी भी तरह का एक्सेप्शन, क्योंकि बायोलॉजी तो एक्सेप्शन पे चलती है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर में किसी भी तरह का एक्सेप्शन, अपवाद जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर वो लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट हो गया, सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक्सेप्शन है उस कैरेक्टर के अंदर, तो वो है आपका फंडामेंटल फीचर। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है बेटा एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर में किसी भी तरह का एक्सेप्शन तुम मान लो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक्सेप्शन नहीं होता है डिफाइनिंग फीचर में। अब ये दो पैरामीटर्स डिफाइनिंग और फंडामेंटल फीचर बनाए गए हैं लिविंग्स के लिए। अब साथ में कुछ कैरेक्टर्स भी बनाए बेटा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है ये तुम देख लो, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और तुम्हारी जो व्हाट इज लिविंग वाला क्वेश्चन मार्क है वो तुम्हारे माइंड से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में बेटा ऐसा है कि ग्रोथ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती, इसलिए हम इसको लिविंग बोल रहे हैं। दूसरी चीज रिप्रोडक्शन, ग्रोथ तो मैंने अभी बताया है कि तुम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, तुम्हारी सेल का साइज बढ़ रहा है, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। तुम पैदा हुए थे तब 3-4 किलो तुम्हारा मोस्टली वेट होगा, अभी तुम्हारा कम से भी कम 35 प्लस वेट होगा, तो तुम्हारा वेट बढ़ा यानी कि तुमने ग्रोथ की। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन मैम, पहले इसको सीधा कर देते हैं वरना
आई फील लाइक कि हमारे वर्ड्स बोर्ड के बाहर निकलने वाले हैं। तो ये कि मैम दोबारा ही लिख दो, इतनी भी क्या मेहनत कर रही हूँ। हाँ, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा, जो रिप्रोडक्शन के बारे में अर्नेस्ट मेयर ने भी बोला है, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज की जो एक मोस्ट एक्सेप्टेड अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसको अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। अर्नेस्ट मेयर के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, दैट हु इज अर्नेस्ट मेयर। उससे पहले आप ये देखो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेटा ये होता है कि जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज यानी कि इंसान इंसान के साथ में, कुत्ते कुत्तों के साथ में, बिल्ली बिल्ली के साथ में, शेर शेरनी के साथ में, ये मत बोलना शेर मैम दोनों मेल हो गए। हाँ, तुम क्या है ना कि तुम्हारा कमेंट बॉक्स भर जाएगा अभी, क्या अरे मैम ये क्या बोल दिया आपने। तो मैंने अभी बोला है कि बेटा सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, अपने ही जैसी एक प्रोजेनी बनाते हैं, और इसी पार्ट को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक पेरेंट सेल जब आपस में, पेरेंट्स जो है आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो उन्हीं के जैसी अपनी संतान को क्या बोलते हैं, उत्पत्ति करेंगे अपनी संतान का, तो ये आपका रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा क्या था, एक सेकेंड, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन मैंने अभी बताया आपको, स्पीशीज के बारे में बेटा अर्नेस्ट मेयर ने बताया था। ठीक है, कि स्पीशीज क्या होती है। तीसरा है बेटा मेटाबॉलिज्म। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म। मैम मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन प्रेजेंट इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म यानी कि कुछ चीजें बन रही हैं, कैटाबॉलिज्म कुछ चीजें टूट रही हैं, इन दोनों को आपस में मिलाकर सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, क्योंकि डाइजेशन तुम कर रहे हो, रेस्पिरेशन तुम कर रहे हो, ये चीजें तुम्हारी बॉडी में हो रही है। इस पेन के अंदर तो नहीं हो रहा किसी भी तरह का डाइजेशन, इसको तो भूख नहीं लगती, चार्ज करना अलग चीज है किसी चीज को, पर इसको भूख नहीं लगती है। ठीक है ना, तो ये है आपका मेटाबॉलिज्म। नंबर 4th फीचर है बेटा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको हम लिविंग डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है, तो आप बेसिक से बेसिक सेल तो होना चाहिए, यूनिसेल्यूलर में भी एक सेल होता है, तो हम उसको लिविंग बोल ही नहीं सकते। अब तुम ये मत बोलना मैम सेल तो इसमें भी होता है, पैनासोनिक का सेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वाला सेल अलग है और तुम्हारी बॉडी की जिस सेल की मैं बात कर रही हूँ, सेल से रिलेटेड 2-2 चैप्टर तुम पढ़ के आए हो नालायकों, तो वो सेल अलग है। और लास्ट में है कॉन्शियसनेस। मैम ये तो बहुत दिल पे लगा पत्थर जैसा शब्द, इतना भारी भरकम शब्द हम जैसे मायूसों के लिए, मासूमों के लिए, मायूस तो तुम नहीं हो, मासूमों के लिए आप कैसे लेके आ सकते हो। कॉन्शियसनेस यानी कि तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम्हें पकड़ा दिया मैंने गरम गरम कॉफी का कप, अब तुमने देखा पकड़ते ये तो गर्म है, तो तुमने हैंड टू हैंड छोड़ दिया। तुम्हें पता है सामने में जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वहाँ कांटे पड़े हुए हैं, तो मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना वरना मेरे को चोट लग सकती है, मेरे को कांटा चुभ जाएगा, मैं साइड से निकल के जा रहा हूँ। गाय को पता होता है कि तुम उसको मारने के लिए आ रहे हो डंडा लेके, तो वो आगे आगे पहले ही भग जाती है। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, अवेयर होना किसी चीज के लिए, संवेदनशील होना, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों को बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग के, और इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे कौन सा लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर है यानी कि फंडामेंटल फीचर है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि लिविंग के वही फीचर डिफाइनिंग फीचर होंगे जिनमें किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट बेटा वी विल स्टार्ट विद ग्रोथ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रोथ। क्या होती है ग्रोथ, सोचो। ग्रोथ आपकी बॉडी में जब होगी बेटा जब आपकी बॉडी के अंदर बनने वाली चीजें, क्या आपकी बॉडी के अंदर बनने वाली जितनी भी चीजें हैं और टूटने वाली जो रिएक्शंस है, तो बनने वाली रिएक्शंस ज्यादा होंगी, यानी कि एनाबॉलिज्म आपकी बॉडी में ज्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में कम होगा, तभी तुम लोग ग्रोथ कर पाओगे। अब तुम सोचो तुम खा रहे हो एक टाइम और तुम जा रहे हो 4 टाइम, तो तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है क्या? तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, कहाँ से ग्रोथ होगी? तो क्या होता है बेटा, ग्रोथ तब होती है जब एनाबॉलिज्म रिएक्शन
ज्यादा होता है बेटा किससे? कैटाबॉलिज्म से। अगर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा बेटा? ग्रोथ नहीं होगी, फिर डी ग्रोथ हो जाएगी आपकी। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हैं वो इक्वली होंगी, तो आपकी ना तो ग्रोथ होगी ना आपकी डी ग्रोथ होगी, वो एक न्यूट्रल फेज में चला जाएगा। ठीक है मामला। तो ग्रोथ एक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ कैसे मानी जाएगी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हारा 4 किलो वजन था, अभी तुम्हारा वजन कम से कम 30 से 35 किलो के आसपास होगा। उस टाइम पे तुम इतने से थे, अब तुम बढ़ते 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 आज इतने बड़े हो चुके हो। तुम्हारे साइज में, तुम्हारी सेल के साइज में इंक्रीज हुआ है, तुम्हारे सेल का मास बढ़ा है, यानी कि सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल का मास बढ़ रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं? उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? सेल का साइज बढ़ना, पहली चीज तो सेल का साइज इंक्रीज होगा और सेल का मास इंक्रीज होगा, यानी कि वजन आपका बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। और सेल का साइज एंड सेल का मास बढ़ रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तुम ये बताओ, क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं हो सकती क्या? सिंपल बात है ना कि सिर्फ ग्रोथ क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं हो सकती क्या बेटा? क्या नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रोथ करती हैं? तुम इमेजिन करो तुम्हारी टेबल पे तुम्हारी किताब रखी हुई है, ठीक है, अब तुम चाहते हो कि वो किताब थोड़ी बढ़ जाए। अब किताब के नीचे तुमने एक स्टूल रख दिया, तुमने कोई स्टैंड लगा दिया वहाँ पे जाके, वो भी नॉन लिविंग चीज़ है, तो आपकी हाइट बढ़ती 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 जा रही है। अब ये तो बात हो गई कि हम ज़बरदस्ती उस नॉन लिविंग चीज़ की हाइट बढ़ा रहे हैं। क्या हाइट के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे तो मैं बढ़ा रही हूँ, क्या इस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स बिना किसी की हेल्प से अपनी साइज को बढ़ा रही हैं, अपना मास बढ़ा रही हैं? देखो, सेल का साइज बढ़े या सेल का मास बढ़े, दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ बोल रहे हैं। अब हो सकता है कहीं पर सिर्फ साइज बढ़ रहा हो, कहीं पर सिर्फ मास बढ़ रहा हो, तब भी क्या कर रहा है? वो ग्रोथ कर रहा है। तो अगर मैं लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ की बात करूं, यहीं पे निपटा देते हैं यार। अगर मैं लिविंग और नॉन लिविंग की बेटा ग्रोथ की बात करूं, तो लिविंग में कैसे ग्रोथ होती है पहले तो आप ये देखो। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखते हैं पहले हम, देन वी विल डिस्कस अबाउट नॉन लिविंग की ग्रोथ। मैम नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है? अभी बताया ना, तुम्हारी किताब है टेबल पे रखी है, तुम उसके नीचे स्टूल लगा दो, उसकी हाइट और बढ़ जाएगी। तुम उसके नीचे कोई स्टैंड लगा के आ जाओ, उसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नॉन लिविंग थिंग ही है, टेबल भी, स्टूल भी, किताब भी, तुम्हारा स्टैंड भी, तो वहाँ पे भी तो हाइट इंक्रीज हो रही है। और मैंने अभी बोला है कि सेल का साइज बढ़े या सेल का मास बढ़े, वो ग्रोथ होता है। अब लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ से बेटा इसलिए डिफरेंस है क्योंकि आप और हम जब खुद को लिविंग बोल रहे हैं, कोई पेड़ है वो भी ग्रोथ करता है, प्लांट्स भी आपके ग्रोथ करते हैं। तुमने एक टहनी को काटा, थोड़े दिन बाद तुम देखोगे वहां पर दूसरी टहनी आ गई, वो दूसरी टहनी वहां पर फिर से डेवलप हो चुकी है। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को इसीलिए लिविंग बोला है, यानी कि वो ग्रोथ कर रहे हैं बेटा। अब लिविंग थिंग्स जो होती हैं बेटा, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ में क्या होता है? उनकी ग्रोथ होती है बेटा अंदर से। अंदर से तुम्हारी सेल का नंबर बढ़ा, अंदर से तुम्हारा सेल का मास बढ़ा, इस वजह से तुम लंबे 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 होते जा रहे हो, तुम बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। तुम बच्चे थे तब तुम्हारी हाइट कितनी होगी? 1 फुट के भी नहीं थे तुम, आज तुम्हारी हाइट 4+ या फिर 5+ या फिर 5.5 5.8 इस तरह से होगी। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के अंदर बेटा जो ग्रोथ होती है वो कैसी ग्रोथ होती है बेटा? वो होती है अंदर की तरफ ग्रोथ होती है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है बेटा वो कैसी ग्रोथ है? इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ है, यानी कि इसके लिए एक टर्म यूज की है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है लिविंग थिंग्स के अंदर। तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है? मैम आपने बताया कि ये तो हम अपने हाथ से ग्रोथ करवा रहे हैं, अपने आप कैसे ग्रोथ हुई ये बताओ आप मुझे। अपने आप अभी चल रहा है बेटा हमारा अक्टूबर एंड नवंबर, तुम दिसंबर जनवरी के आसपास कहीं घूमने जाओ, कहाँ पे घूमने जाओगे? तुम जैसलमेर के डेजर्ट वाले एरिया में अगर घूमने गए हो, या फिर तुमने देखा होगा शिमला मनाली जब हम जाते हैं चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं,
तुम जब दिसंबर जनवरी के टाइम पर जब स्नोफॉल होता है वहां पर, तो तुम देखोगे जो माउंटेन्स होते हैं ना बेटा, तो माउंटेन्स इस तरह से, तो माउंटेन्स के ऊपर क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे बर्फ जमती जा रही है। तो माउंटेन की हाइट पहले तो इतनी थी, अब उसके ऊपर बर्फ जम गई है तो उसकी हाइट इतनी हो गई, तो हाइट में इंक्रीज हुई ना ऑटोमेटिकली। वहां पे ऐसा तो है नहीं कि तुम जा रहे थे भर भर के, टंकी भर भर के तुमने बर्फ डाल दी, अपने आप एक एनवायरनमेंट एक नेचुरल चीज है, तो नॉन लिविंग थिंग है माउंटेन भी, तो माउंटेन के ऊपर भी बर्फ के जमने से क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। मैंने बोला सेल का साइज बढ़ता है तो उसको भी हम ग्रोथ में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब यहाँ पे ग्रोथ होगी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, तो वो किस वजह से होगी, क्योंकि मैम वहां पर कुछ मटेरियल जो है आउटसाइड में मटेरियल का अक्यूमुलेशन हो रहा है, कुछ पदार्थ वहां पे जम रहे हैं उसके ऊपर, इस वजह से वहां पर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर की तरफ कोई चीज जम रही है तो वहां पर जो है आउटर साइड में ग्रोथ हो रही है, तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, उसको मैं बोल सकती हूँ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इसको मैं बोलूंगी। और हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये तो हो गई ग्रोथ की बात कि लिविंग में कैसे हुई, नॉन लिविंग में कैसे हुई। अब तुम ये सोचो, क्या ग्रोथ जो है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तुम्हारी आज हाइट है, ठीक है, तुम्हारी हाइट अभी फिक्स हो चुकी है। जब तुम लाइक गर्ल्स में स्पेशली 14-15 के बाद में ऑलमोस्ट एक हाइट में जो हाइट इंक्रीज होती है उसमें एक पोज सा आ जाता है, मतलब वो रुक जाती है, वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, पोज नहीं स्टॉप्ड ही हो जाती है। लड़कों की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20 साल के बाद में तो किसी की भी हाइट नहीं बढ़ती। आज मेरी हाइट 5'2" है, तो अब ऐसा नहीं है ना कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी मेरी हाइट जो है 5'4", 5'8", 6 हो जाएगी, तुम्हारी हाइट भी इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। अगर ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशली एनिमल्स की हाइट बढ़ती चली जाए, हाइट बढ़ती चली जाए, तो तुम्हारे महल के महल टूट जाएंगे, तुम्हें पता नहीं कितनी बिल्डिंगें तोड़नी पड़ जाएगी जब तुम्हारी हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो एक दिन तो हो सकता है तुम आसमान से टच हो जाओ। तो ऐसा नहीं होता, एक सर्टेन एज तक ही एनिमल्स जो एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल सेल के अंदर जो होती है बेटा, एक सर्टेन एज, एक फिक्स एज तक ही क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। उनकी हाइट में एक फिक्स एज तक ही ग्रोथ होती है, फिर सेल का मास बढ़ता रहता है, तुम्हारा वेट बढ़ सकता है, तुम्हारा वेट कम हो सकता है। वेट बढ़ना और कम होना एक अलग चीज है, लेकिन जो हाइट है बेटा वो क्या होती है, एक फिक्स टाइम तक ही एनिमल सेल के अंदर बढ़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट की, कोई 50 साल पुराना पौधा है, तुमने उसकी एक टहनी काट दी, थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे वो वापस से टहनी वहां पे ग्रोथ करने लग गई। यानी कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, अनलिमिटेड ग्रोथ वहां पर होती है। तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पता होना चाहिए। और ये चीजें तुम्हें लग रही होंगी बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी बातें हैं, लेकिन जब इनसे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आते हैं ना तो अच्छे अच्छों के तोते घुमा देते हैं। तो तुम ये चीज पहले तो ध्यान ही रखना। पहले तो हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की ग्रोथ के बारे में। प्लांट सेल में बेटा अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इसको मैं इनडेफिनेट भी बोल सकती हूँ, इनडेफिनेट ग्रोथ। एनिमल सेल के अंदर बेटा मैं देखूं तो एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक फिक्स टाइम तक ग्रोथ होती है। इसके लिए इस लिमिटेड ग्रोथ को मैं क्या बोल सकती हूँ, डेफिनेट ग्रोथ, एक डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट ग्रोथ बोल सकती हूँ। दूसरी चीज जो बेटा ये एनिमल सेल है, अभी मैंने बताया कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। एक और क्या बात बोली थी भाई, अभी तो तुम्हें बोल के निपटी हूं मैं, कि यहाँ पे लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है। हाँ लाइफ लॉन्ग होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर एक सर्टेन एज तक ही क्या होती है बेटा, आपकी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से ग्रोथ को हमने देख लिया है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ जो है आपका डिफाइनिंग फीचर है या फिर फंडामेंटल फीचर है। उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ तो सोचो तो मैंने क्या बोला है, डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। डिफाइनिंग फीचर वही फीचर्स है ना जिसमें लिविंग के अंदर होंगे, नॉन लिविंग में नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। यहाँ तो नॉन लिविंग के अंदर क्या हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग के अंदर भी एक्सटेंजिंग ही हो रही है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है ना, हो रही है या नहीं हो रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बेटा मैं ग्रोथ की बात करूं तो ओवरऑल आपकी जो ग्रोथ है वो क्या है बेटा, डिफाइनिंग फीचर नहीं है।
क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है मैम, अब हमें समझ में आ गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक ग्रोथ की, अगर वो कंडीशन दे दे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो आपकी ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है ना बेटा, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ से ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ इस तरह इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती है, वहां किसी भी चीज का अक्यूमुलेशन होता है, इस वजह से ग्रोथ होती है। दूसरी चीज ये, आज आपकी हाइट 5'2", 5'4", 6 हो चुकी है, इस चीज को आप कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं तो अपनी हाइट से परेशान हो गई, मैं तो हील्स नहीं पहन पा रही हूँ मैम, मेरी हाइट तो 5'8" है, मुझे तो फिर भी 4 इंच या 5 इंच की हील्स पहनने का शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी हाइट कम हो जाए सो दैट मैं हील्स पहन पाऊँ, ऑकवर्ड ना लगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो हाइट थी 5'2" या 5'4", एक बार में जो फिक्स हो चुकी है, उस हाइट को, उस ग्रोथ को आप अपने हाथों से कम नहीं कर सकते। यानी कि ग्रोथ, पहली चीज तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो बेटा ग्रोथ है आपका, वो क्या है, इरिवर्सिबल फीचर है। क्या है बेटा? इरिवर्सिबल फीचर है। आप ग्रोथ को जो है ना, वापस से आपको इतना नहीं चाहिए ग्रोथ, तो पहले से कम नहीं कर सकते कि अच्छा हाइट इतनी नहीं चाहिए थी, मुझे तो कम कर दो मेरी हाइट, नहीं हो सकती। अगर कोई दवाई आती हो तो मुझे भी बता देना, ताकि जो परेशान हो अपनी हाइट से, हम उनको दे देंगे, उनकी हाइट कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। वापस से आ जाओ, क्या होता है ग्रोथ? एनाबॉलिज्म जब ज्यादा होगा बॉडी में, कैटाबॉलिज्म कम होगा तो ग्रोथ होगी। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेल का साइज और सेल का मास बढ़ना चाहिए, तब आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। दो सेल का साइज बढ़ेगा तब भी ग्रोथ हो रही है, सेल का मास बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ हो रही है। प्लांट और एनिमल सेल जो है, उनमें दोनों में अलग अलग तरीके की ग्रोथ होती है। प्लांट के अंदर लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर एक फिक्स एज तक ही क्या होती है बेटा, आपकी ग्रोथ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर की तरफ से सेल का मास बढ़ता है, यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके, वहां पर बाहर की तरफ जब कोई मटेरियल जमा हो जाता है, या तुमने जबरदस्ती उसकी हाइट को बढ़ाने की कोशिश की, यानी कि हाइट इज दैट मीन उसके सेल साइज को इंक्रीज करने की कोशिश की, या सेल मास को बढ़ाने की कोशिश की, तब तो क्या हो सकता है बेटा, वहां पे ग्रोथ हो सकती है। यानी कि किसी चीज का अक्यूमुलेशन होना जरूरी है, तब जाके वहां एक्सटेंसिंग ग्रोथ होती है। इसलिए क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ पाई जाती है, इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल रहे हैं, एक्सेप्शन आ गया है। इसलिए ये क्या है बेटा, डिफाइनिंग फीचर तो नहीं है, डिफाइनिंग फीचर तो आपका नहीं है, ये क्या है बेटा, फंडामेंटल फीचर है। ग्रोथ हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमने बोला था बेटा किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म देखते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म मैम? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म होता है बेटा सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन। आपकी, अब तुम ये मत सोचना मैम हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करें, आप इज दैट मीन कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी के अंदर में जितनी भी लिविंग रिएक्शंस होती है, उन सब का टोटल जो होता है बेटा, वो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट मीन कि वहां पे एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, किसी चीज का सिंथेसाइज होना, यानी कि किसी चीज का बनना एनाबॉलिज्म में, और किसी चीज का ब्रेकडाउन होना, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी रिएक्शंस का होना जो आपकी बॉडी के किसी मटेरियल को, किसी एंजाइम को या फिर एनर्जी को ब्रेक डाउन कर रही है, तो वो क्या है बेटा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होता है, चीजें टूटती है। एनाबॉलिज्म में सिंथेसाइज हो रही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, भाई चीजें बन रही हैं वहां पर, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ग्लूकोज बना रहे हैं, यानी कि चीज एक जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी जिस चीज की, वो चीज वहां पर बन रही है। प्लांट्स के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एनिमल में नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है बेटा, एक तरह का एनाबॉलिज्म रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। और
आप जब रेस्पिरेशन करते हो, तुम सांसें ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर का जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है और उसकी वजह से कैटाबॉलिज्म रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है। तो एक तरह से रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग जो है बेटा वो क्या है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। अब तुम इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी के अंदर ये रिएक्शंस चल रही हैं, लिविंग रिएक्शंस चल रही हैं, मेटाबॉलिज्म बोल दिया हमने, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिक्स करके। तो अगर मैं लेबोरेटरी के अंदर, क्या बोल रही हूँ मैं, लेबोरेटरी में चलते हैं भाई, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हारा प्रैक्टिकल किए बिना कोई काम हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैं बात करूं कि बेटा यहाँ पे क्या है, इस तरह से लैब के अंदर मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो जिस चीज़ की फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट को नीड होती है, जैसे उसको जितनी सनलाइट चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं क्या कर रही हूँ, उसको लैब में आर्टिफिशियल तरीके से मैं उसको क्या कर रही हूँ बेटा, प्रोवाइड कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब मैं सारी चीज़ें आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में सारी चीज़ों को डालूंगी, तो वहाँ पे भी रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस तो वहाँ पर भी होंगी ना, बनेगा वहाँ पे भी ग्लूकोज, हो सकता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें हम ग्रोथ करवा सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ये चीज़ें लेबोरेटरी के अंदर हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह का इन विट्रो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जो मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के जो मेटाबॉलिज्म बोला है, उसके लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई थी वो मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से उसको प्रोवाइड कर दिया है। सारा जितनी भी क्वांटिटी उसको चाहिए थी, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन उसको चाहिए थी, वो सब मैंने दे दिया, यानी कि इन विट्रो मेटाबॉलिज्म में करवा रही हूँ, किसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। तो आप ये बताओ, आपकी बॉडी में जो लिविंग रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पर भी लिविंग रिएक्शन हो रही है, तो क्या ये लिविंग रिएक्शन तो यहाँ पे भी हो रही है, लेबोरेटरी के अंदर जो इन विट्रो मेटाबॉलिज्म है वो क्या लिविंग सिस्टम है। अगर मैं पूछूं इन विट्रो मेटाबॉलिज्म जो होता है लेबोरेटरी में वो लिविंग रिएक्शन है या फिर लिविंग सिस्टम है, तो आप क्या बोलोगे, बेटा वो लिविंग रिएक्शन है। लिविंग रिएक्शन वहां पर हो रही है, लिविंग सिस्टम नहीं है। सिस्टम के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है, जो कि प्लांट्स के अंदर चलता है। जब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, आपके या मेरी बॉडी के अंदर जो चीजें चल रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो वो एक सिस्टम के अंदर हो रहा है ऑर्गेनिज्म के, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, लिविंग सिस्टम बोल रहे हैं। लेकिन इन विट्रो मेटाबॉलिज्म जो है बेटा वो लिविंग रिएक्शन हो सकती है, लिविंग सिस्टम नहीं है। ये चीज याद रखना, क्या है बेटा, लिविंग सिस्टम नहीं है। ओके, तो ये है आपका मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज दिस, मेटाबॉलिज्म, कि चीजों का बनना और टूटना जो है वो मेटाबॉलिज्म में होता है। अब तुम ये बताओ कि मेटाबॉलिज्म जो है बेटा वो डिफाइनिंग फीचर है या फिर फंडामेंटल फीचर है। क्या बेटा, डिफाइनिंग फीचर है या फिर फंडामेंटल फीचर है, मुझे ये बताओ। ये लेके आते हैं तुम्हारा डब्बा हम यहाँ पर, इसको यहाँ पे ले आते हैं बेटा। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कोई भी नॉन लिविंग थिंग करती है क्या, नहीं करती है। तो आप क्या बोल सकते हो, मेटाबॉलिज्म, और ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, लिविंग रिएक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। तो इज दैट मीन दैट मेटाबॉलिज्म सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है बेटा। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए मेटाबॉलिज्म इज योर डिफाइनिंग फीचर। तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म आपका डिफाइनिंग फीचर है। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, तुम्हें आ रहा है ना समझ में। अब हम बात करते हैं, ग्रोथ की बात कर ली, मेटाबॉलिज्म की बात कर ली, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा हमारा रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन है मैम, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है मैम, अभी बता के निपटी हूं मैं तुम्हें। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जब सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, यही बताया था मैंने। अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा, पहले तो तुम ये देख लो कि रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट में प्रोजेनी बनती है तुम्हारी।
अब ये रिप्रोडक्शन है ना बेटा, ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यू कैन सी। एक होता है बेटा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक रिप्रोडक्शन है बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाले रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी एक ही पेरेंट की, सिंगल पेरेंट की, यूनिपेरेंटल होते हैं, सिंगल पेरेंट की नीड होती है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, यानी कि जो बाई पेरेंटल है उसमें क्या होती है बेटा, दो पेरेंट्स की नीड होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, पहली चीज तो यूनिपेरेंटल होता है आपका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपका बाई पेरेंटल होता है, दो पेरेंट्स की नीड होती है, लेकिन बायोलॉजी बिना एक्सेप्शन के नहीं चलती। कभी कभी इज दैट मीन पैरामीशियम जो है उसमें क्या होता है बेटा, एक ही पेरेंट्स से यूनिपेरेंटल कंडीशन होने के बाद भी वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाई पेरेंटल भी हो सकता है। यूनिपेरेंटल यानी कि सिंगल पेरेंट की नीड होती है, बाई पेरेंटल यानी कि दो पेरेंट्स की नीड होती है। ये तो हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, मैम आप बहुत बड़ा बड़ा लिख देती हो, बोल दो तुम। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया, यूनिपेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट्स की नीड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा गैमीट नहीं बनते हैं। गैमीट क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, जब गैमीट बन रहे हैं, एक मेल पेरेंट से गैमेट आया, एक फीमेल पेरेंट से गैमेट आया, अब उन दोनों का फ्यूज्ड होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और प्रोजेनी फॉर्म हुई, तो क्या होगा, माँ से कुछ अलग कैरेक्टर्स आएंगे, पिता से अलग कैरेक्टर आएंगे। तो इज दैट मीन कि वहां पे क्या होगा बेटा, वेरिएशंस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नजर आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे दो पेरेंट्स की नीड ही नहीं है, गैमेट ही नहीं बन रहे हैं, तो आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की जगह स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वेरिएशन नहीं होते हैं किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे अमीबा से जो आपकी डॉटर सेल बनी है, अमीबा पेरेंट सेल से, वो एज इट इज किसकी जैसी होगी, अमीबा की तरह ही होती। लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए प्रोडक्ट हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट हैं, तो क्या सारे के सारे तो मम्मी की तरह नजर आते हो या पापा की तरह नजर आते हो? दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन हो ना, आधे कैरेक्टर्स पापा के, आधे कैरेक्टर्स मम्मी के तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज तुम देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा तामझाम नहीं है, हो गया, बन गए स्पोर्स, बाइनरी फिजन हो गया, एक पेरेंट सेल दो पेरेंट सेल्स में डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, तामझाम ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है। क्या बेटा? बहुत सिंपल है। तो ये क्या है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल भी है और इजी भी है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है और इलैबोरेट है, डिफिकल्ट भी है, टफ है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये तो बात हो गई एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए विद एग्जाम्पल, तो अपने भेजे में पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में बिठा लो। एक ही पेरेंट की नीड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। टाइप की बात की जा रही है। टाइप नंबर वन क्या है बेटा? स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। किसमें?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो सब स्पोर्स के फॉर्मेशन से होते हैं। कुछ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, जिनमें क्या होता है स्पोर्स अलग अलग टाइप के बनते हैं। स्पोर्स का फॉर्मेशन बेटा, स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है फंजाई में और एल्गी में। किस में होता है बच्चा? फंजाई और एल्गी में होता है। अब फंजाई और एल्गी में काफी अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बेटा। लेकिन अगर मैं मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर, मोस्ट कॉमन स्पोर की बात करूं तो फंजाई के अंदर बेटा वो है कॉनिडिया। क्या है बच्चा? कॉनिडिया। और अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी के अंदर मोस्ट कॉमन जो स्पोर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर वो बनता है बेटा जू स्पोर। क्या बनता है? जू स्पोर्स बनता है। आप अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा वो पढ़ेंगे आगे। एल्गी के बारे में तो प्लांट किंगडम में दिया हुआ है क्योंकि वो प्लांट्स का ही पार्ट है। तो वहाँ पे जब हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना बेटा, तो वहाँ पे तुम देखोगे कि ये जू स्पोर्स एल्गी में, फंजाई में कॉनिडिया के अलावा भी किस किस टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है। फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर ये याद रखना है कि फंजाई में एसेक्सुअल जो स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो कॉनिडिया होते हैं, और एल्गी में क्या होते हैं? हमारे जू स्पोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एप्लेनो स्पोर्स, ऊगेमस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को नजर आएंगी। स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है बच्चा पार्टी। अब तुम देखो दूसरा नंबर, बडिंग। वॉट इज बडिंग मैम? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग में क्या होगा बेटा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, किसके थ्रू? बड के फॉर्मेशन के थ्रू। बड का फॉर्मेशन होगा बडिंग में। तो बड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऐसा होता है बेटा, एग्जाम्पल के लिए ईस्ट और हाइड्रा में। तो हाइड्रा की जो पेरेंट बॉडी होती है उसके ऊपर एक गठान नुमा बड का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लग जाता है। फिर वो बड वहां से पेरेंट सेल से क्या होती है? न्यूट्रिशन लेती जाती है, वो डेवलप वहां से धीरे 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 कर रही है और वो एक प्रॉपर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन चुकी है। फिर एक टाइम आता है जब वो क्या करती है? पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। और इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। और ऐसा होता है बेटा किसमें? ईस्ट और हाइड्रा में। किसमें होता है? ईस्ट और हाइड्रा में होता है। यहीं पे बता दूं, बाकी भी मेरे को लगता है निमट तो सकते हैं हम यहाँ पे। चलो नंबर 3 टाइप की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 है बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम ये क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन या फिलामेंटस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंट बनते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे इमेजिन करो ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी ये अलग अलग टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अलग अलग टुकड़ों में जब ये डिवाइड हो जाएगा तो जो एक टुकड़ा, जैसे इस पेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है, ये टुकड़ा अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बीच वाला टुकड़ा अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये तीसरा टुकड़ा अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ऐसा नहीं है कि ये कटा है तो किसी को तो सिर्फ सर मिला, किसी को सिर्फ बीच वाला पार्ट मिला, किसी को सिर्फ पैर मिले। तो फ्रेगमेंटेशन वाले जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो बाकी की बॉडी है उसका फॉर्मेशन नहीं होता, वो अपने आप में सिर ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके हाथ ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे फिलामेंटस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। और ऐसा यूजुअली अगर मैं बात करूं तो ये होता है बेटा एक तो स्पाइरोगायरा में। एग्जाम्पल याद रखना है तुम्हें। स्पाइरोगायरा के अलावा बेटा ऐसा होता है प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, मोसेस के बारे में हम ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ेंगे 2nd चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो वहां पर जो फ्रेगमेंट बना है उस एक फ्रेगमेंट को क्या बोला जाता है बेटा? प्रोटोनिमा बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तीसरी चीज बेटा, कुछ फंजाई होते हैं उनमें भी, कुछ फंजाई जो होते हैं बेटा फिलामेंटस फंजाई, जिनमें क्या बनते हैं? फ्रेगमेंट बनते हैं। उनके अंदर भी
बेटा फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेगमेंट के थ्रू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग कट्स में, अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाना, फिलामेंट्स बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो भाई तुम इधर चलो, मैं दिखाई तो दे रहा है ना बच्चा? मैम क्या ही बताएं आपको हमारा दुख। तुम दुखी भी हो क्या वैसे, ये भी बता देना मुझे। चलो नेक्स्ट टाइप है बेटा आपका नंबर 4th टाइप, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, बडिंग के थ्रू हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब आपका आता है एक तो रीजनरेशन के बारे में हमें पढ़ना है। पहले तो रीजनरेशन क्या होता है? जैसे फ्रेगमेंटेशन वाले पार्ट में क्या हुआ था, अलग अलग पार्ट्स में आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसकी बॉडी अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई थी। रीजनरेशन में भी यही होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टुकड़ों में, एक पेरेंट बॉडी जो होगी अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। पहली चीज तो अलग अलग फ्रेगमेंट बना लेगी। लेकिन फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस में क्या हो रहा था कि वो सिर है तो सिर ही है, वो अपनी नीचे की बॉडी नहीं बनाएगा। रीजनरेशन में क्या होता है कि बेटा अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक के पास में सिर और एक के पास में नीचे वाली बॉडी है, तो जो नीचे वाली बॉडी है वो अपने ऊपर वाली बॉडी को रीजनरेट करेगी, और जो ऊपर वाला सिर है वो अपनी नीचे वाली बॉडी को रीजनरेट करेगा। यानी कि टुकड़ों में तो डिवाइड होगा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में तो डिवाइड होता है, लेकिन जो लॉस्ट पार्ट होता है, जो लॉस्ट पार्ट है उसको भी वो क्या करने वाला है? रीजनरेट करने वाला है। इसलिए इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं रीजनरेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लॉस्ट पार्ट का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द एग्जाम्पल बेटा? इसका एग्जाम्पल है आपका प्लेन एरिया। क्या है? प्लेन एरिया आपका इसका एग्जाम्पल है। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना भाई? कौन सा छूट गया है? सोचो। स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया, बड कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, रीजनरेशन कर दिया है। एक और है 5वां टाइप, लास्ट टाइप है बेटा आपका कौन सा? इधर आ जाओ, फिजन। ये क्या होता है मैम? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करता है। फिजन में भी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा? बाइनरी फिजन के बारे में। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक पेरेंट बॉडी का 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाना ही क्या होता है बेटा? बाइनरी फिजन होता है। और ऐसा होता है आपके अमीबा में। किस में होता है बेटा? अमीबा में ऐसा होता है, पैरामीशियम में भी ऐसा होता है। ठीक है, पैरामीशियम भी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप तो बेटा हम देख चुके हैं। अब तुम ये सोचो कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है? अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग फीचर होगा बेटा या नॉन डिफाइनिंग फीचर होगा? तो क्या सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है? पहली बात तो नॉन लिविंग के अंदर तो बिल्कुल भी रिप्रोडक्शन जैसा कुछ नहीं होता। एक पेन से 2 पेन नहीं बनेंगे तुम्हारे सुबह के, जब तुम उठ के आओगे टेबल पे, या 1 साल बाद भी वो पेन पड़ा रहेगा ना वहाँ पे, तब भी उनसे 2 पेन अपने आप नहीं बनने वाले, तुम्हें खरीद के ही लाने पड़ेंगे। यानी कि नॉन लिविंग के अंदर तो रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो कंडीशन ये थी डिफाइनिंग फीचर की कि नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात ये थी कि अगर लिविंग में प्रेजेंट है तो सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए। तो तुम मुझे ये बताओ कि रिप्रोडक्शन जो है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है क्या? अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोड्यूस होके एक जैसी प्रोजेनी बनाते हैं, अपने ही जैसी एक प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, तो तुम गलत हो। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन? आपको पता होगा कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, उनको बेबी नहीं हो रहे होते हैं, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ? नहीं। म्यूल
खच्चर जो है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से मिलकर बना हुआ है जो आपका म्यूल, क्या उसमें रिप्रोडक्शन होता है? नहीं होता। म्यूल आगे जाके, म्यूल एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। हनी बी, मेल ड्रोन, मेल हनी बी जो है ड्रोन, उसमें भी, वो भी क्या है बेटा, एक तरह का स्टेराइल है, वहां पर इनफर्टाइल है, उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। किस किस में नहीं होता है ये चीज तुम देखो। पहले तो यहाँ पे बना देते हैं हम एक बॉक्स, इसमें लिखती है तुम्हारी मैम अपने मन की बात। तो जो रिप्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ पे नहीं होता बेटा, सॉरी, इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल जो कपल्स हैं बेटा वो रिप्रोड्यूस करके प्रोजेनी नहीं बना सकते। म्यूल, खच्चर में ऐसा नहीं हो सकता। ड्रोन जो है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रिप्रोडक्शन वाला फीचर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये इसके क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है बच्चा, एक्सेप्शन है मैम इसके, ये है आपके एक्सेप्शन। और इन एक्सेप्शन की वजह से, किन की वजह से बेटा, इन एक्सेप्शन की वजह से, बॉक्स छोटा कर देती हूँ मैं, इसका भी अपना ही एक मजा है छोटा बड़ा करने का। तो इसकी वजह से जो आपका रिप्रोडक्शन है, क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये चीज तुम समझ लो। मैं पहले लिख देती हूँ इसमें, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अभी इसमें बेटा एक चीज और बतानी है मुझे, पहले तो तुम ये समझ लो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। भाई तुझे भी जाना है साथ में, अच्छा बाद में कर लेते हैं, तुझे अंदर डाल देते हैं, वहाँ क्या है, साथ में नहीं जाता यार, बड़े ढीठ लोग हैं। हाँ, क्या बताना है मैम, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है जिसमें गैमेट वगैरह बन रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बेटा वो किसके अंदर होता है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा देखा जाता है किसके अंदर, जो हायर प्लांट्स वगैरह होते हैं ना उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, हायर प्लांट्स है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लेनेरिया, अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, कुछ फंजाई और एल्गी वगैरह में भी, सारे फंजाई और सारे एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ध्यान से सुन लेना ये चीज़, ठीक है। तो जो कुछ फिलामेंटस एल्गी और फंजाई है उनके अंदर जो जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बेटा, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, क्या वहां पे जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ का इंक्लूसिव इवेंट है क्या, क्या वहां पे ग्रोथ और आपका रिप्रोडक्शन साथ साथ चलता है क्या? दो बातें बेटा ध्यान से सुनना, एक तो मैंने बात की है लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेल्यूलर की बात की है मैंने। यूनिसेल्यूलर में भी मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल बता रही हूँ, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, इनके अंदर एक है बेटा आपका हायर प्लांट्स, और क्या है बेटा, हायर प्लांट्स के साथ में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसको मैं बोल सकती हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पर जब से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हमने पढ़े हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में आपने देखी एक चीज कि यहाँ पे एक फंजाई स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है कोनिडिया के थ्रू और दो फंजाई का फॉर्मेशन हो जाएगा स्पोर्स के थ्रू, एक पेरेंट से आपका डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रीजनरेशन में हमने देखा प्लेनेरिया वगैरह जो लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है कि उनके अंदर क्या हो रहा है कि एक जो पेरेंट बॉडी थी वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हुई और अलग अलग टुकड़ों में बंटने के बाद में उन टुकड़ों में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, वो रीजनरेट करते हैं लॉस्ट पार्ट्स को और एक कंप्लीट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहां पर बन जाता है। यानी कि लोअर
देखा जाए तो लोस्ट पार्ट जब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है, तो एक तरह से वहां पे क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, यानी कि सेल का मास बढ़ेगा। सेल का साइज और सेल का मास जब वहां पे इंक्रीज हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वहां पे क्या हो रही है, ग्रोथ भी हो रही। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली जो यूनिसेल्युलर लोअर ऑर्गेनिज्म वाले होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्या बेटा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो साथ साथ चलती है। वहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है उनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म, नई प्रोजेनी जब बन रही है, तो वहां पर उसको ग्रोथ में भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, साथ साथ चलते हैं। इसलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। क्या है, ये साथ में चलते हैं, इसलिए इनको हम इंक्लूसिव इवेंट बोल रहे हैं। ये चीज स्पेशल है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्मों में ग्रोथ एक प्लांट्स में लाइफ लॉन्ग चलती है, एनिमल्स में एक सर्टेन टाइम पे आने के बाद में रुक जाती है। ग्रोथ का में वहाँ पे सेल का साइज और सेल का नंबर अलग तरीके से बढ़ता है। ठीक है, आपकी हाइट में बढ़ोतरी हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। लेकिन रिप्रोडक्शन, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि ग्रोथ से एक पर्टिकुलरली देखा जाए तो बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस है। ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक जैसे नहीं है। रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, मेल की और फीमेल गैमेट की। वो दोनों आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं हायर प्लांट्स में और हायर जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपका एक साथ नहीं चलता है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगी बेटा, ये है आपका एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या है, ये आपका एक्सक्लूसिव इवेंट है। समझ में आ गया मैम? आप समझाओ और हमें समझ में ना आए, मजाक समझे हो क्या, बूझे कि नहीं, समझ गए हो? ठीक है, तो अभी हम किस किस के बारे में बेटा डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ हमने डिस्कस कर लिया, मेटाबॉलिज्म हमने डिस्कस कर लिया, रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिनके बिहाफ पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट कर रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है बेटा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सही है, अब बेटा हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। और ये चीज आपको ग्रोथ के बारे में पहले से पता हो सकता है, रिप्रोडक्शन के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डेफिनेटली तुम वहां से पढ़ के आए हो, वहां पे तुमने इस चीज को देखा होगा। लेकिन बेटा ये जो कॉन्शियसनेस है, ऐसे जो शब्द है, जो टर्म्स में बोल रही हूँ, ये थोड़े डिफिकल्ट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। ये आपने इससे पहले शायद नहीं समझे होंगे, तो ध्यान से समझना है। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए अवेयर होता है, अलर्ट होता है। जैसे अगर मैं किसी पौधे की बात करूं, छुई मुई का पौधा है, सूरजमुखी का पौधा है, तुमने उसको जाके छुई मुई के पौधे को टच किया, वो बहुत सेंसिटिव है, छुई मुई का पौधा टच होते ही बिल्कुल मुरझा जाएगा। सूरजमुखी का पौधा तुमने देखा होगा, जिधर जिधर सनलाइट जा रही है, सन आपका राउंड हो रहा है, घूम रहा है, उधर उधर आपके सूरजमुखी के पौधे का जो फूल है उसका फेस क्या होता है, टर्न होता चला जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा रूटीन है। ठीक है, आपकी और मेरी मैं बात करूं कि तुमने देख लिया कि रास्ते में कांच पड़े हुए हैं, कांच के टुकड़े, तुम्हें पता है उस पर पैर जैसे ही रखा मेरे को चोट लग सकती है, तो तुम अपना रास्ता चेंज कर लोगे। अब ये तो तुमने देख लिया। कभी कभी ऐसा हुआ कि यार एकदम से तुम चल रहे हो, तुम्हें पता नहीं था यहाँ पे कांटा पड़ा हुआ है, तुम्हारा एकदम से जैसे ही कांटे के ऊपर तुम्हारा पैर रखने में आएगा, तुम एकदम से अरे यार मम्मी, अरे मतलब एकदम से पैर वहां से तुम हटाओगे। गरम तुम्हें चाय या गरम पानी का मैंने कप पकड़ा दिया, तो तुम एकदम से उसको छोड़ के अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लोगे। तुम्हारे माइंड में क्या हो रहा है, वो सिग्नल्स जा रहे हैं, यानी कि तुम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए तुम क्या हो, कॉन्शियस हो, अवेयर हो, संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो। और ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नजर आएंगी। इस पेन को पता है मैं इसको फेंक सकती हूँ, तो ऐसा थोड़ी ये वापस से जाके बोर्ड से चिपक जाएगा कि मुझे फेंक देगी, मुझे चोट लग जाएगी, चोट तो नहीं लगेगी इसको। ये नॉन लिविंग में फर्क होता है। ठीक है, इसलिए कॉन्शियसनेस मैं पहले ही बता देती हूँ, एक ऐसा फीचर है जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। दूसरी चीज, नॉन लिविंग
से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ बेटा, एक सेकेंड, कॉन्शियसनेस क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स फीचर है, कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चीजें याद रखनी है तुम्हें। अवेयर, अराउंड देयर एनवायरमेंट, अवेयर होते हैं वो अपने आसपास की चीजों से, ठीक है। ये कॉन्शियसनेस होती है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। साथ में ये भी तुम लिख लो, ये क्या है, एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है, क्या, लिविंग सॉरी कॉन्शियसनेस। अब मैं कॉन्शियसनेस के साथ साथ बात कर रही हूँ बेटा किसकी, सेल्फ कॉन्शियसनेस की। किसकी मैं बात कर रही हूँ बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रही हूँ। और सेल्फ कॉन्शियसनेस की जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस आप देखेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है। मैंने अभी जो बात की है कॉन्शियसनेस, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है कॉन्शियसनेस, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है बेटा वो डिफाइनिंग फीचर है या फिर नॉन डिफाइनिंग फंडामेंटल फीचर है। पहली चीज तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी कि हम और आप, हम ही क्या है, सेल्फ कॉन्शियस है। हमें ही पता चलता है कि मम्मी थप्पड़ मारने वाली है, गाल पीछे कर लो, मम्मी ने आना है हमारे पीछे पीछे बेलन लेके पीटने के लिए हमें, तो चलो भग के निकल चलते हैं, दादी के पीछे घुस जाते हैं, मार से बच जाएंगे। हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर हैं, क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी कि हम क्या है बेटा, सेल्फ अवेयर हैं खुद को लेकर। तो क्या सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं? क्या जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब सेल्फ कॉन्शियस हैं? अगर सबके सब ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस हैं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आपका डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक कोमा में, इस तरह से बेचारा एक बंदा है, बंदा तो ये बना नहीं मैम, पता नहीं क्या बना दिया है, हाँ बेचारा ये एक बंदा है। अब ये क्या है बेटा, एक बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बंदा पहुंच गया है तुम्हारा कोमा में। किस में चला गया, ये कोमा के अंदर। तो अगर ये कोमा पेशेंट है, ह्यूमन बीइंग्स ही जा सकते हैं कोमा में, किसी गाय को तो तुमने कोमा में जाते नहीं देखा ना। ह्यूमन बीइंग्स, एक इंसान है बेचारा, ये कोमा में जा चुका है, अब ये कोमा पेशेंट है। तो क्या कोमा पेशेंट को तुम जाके दबाओगे, तुम उसको इंजेक्शन लगा रहे हो, तुम उसके ऊपर फुटबॉल फेंक के मार रहे हो, तुम उसको चांटे दे रहे हो? तुम ये मत सोचना मैम कितनी निर्दयी है, एक पेशेंट के बारे में ऐसी बातें कर रही, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो तुम अगर उसको पीटोगे तो क्या वो उठ के बोलेगा अरे यार तो मुझे मत मार, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को चोट लगी है? नहीं, उसको पता सब चल रहा है, उसकी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही है। तुम ग्लूकोज उसको चढ़ा रहे हो, इंजेक्शन तुम उसको लगा रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग सब प्रॉपर फंक्शन उसके चल रहे हैं, सारी लिविंग रिएक्शन उसकी बॉडी में हो रही है। लेकिन उसका माइंड क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, वो सोचने समझने की क्षमता में नहीं है, इसलिए वो कोमा में चला गया है। तो कोमा पेशेंट जो है उसको थोड़ी पता है तुम उसके ऊपर गर्म चाय ढोलने वाले हो, तो क्या वो सेल्फ अवेयर है, सेल्फ कॉन्शियस है? नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बट सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली कोमा पेशेंट सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं। इसलिए कॉन्शियसनेस जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कॉन्शियसनेस तो आपका डिफाइनिंग फीचर है, बट सेल्फ कॉन्शियस जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है, उसमें कोमा पेशेंट जो है सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, खुद को लेकर अवेयर नहीं होते। इसलिए कोमा पेशेंट आपके जब सेल्फ कॉन्शियस नहीं है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये डिफाइनिंग फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। भेजा खोल के चीज़ों को बताना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें लगती है तुम्हें, लेकिन ये चीज़ें ना तुम्हें भयंकर वाला उलझा सकती है बच्चा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, पता लगे तुम पता नहीं
कोमा पेशेंट जो होते हैं बेटा वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। 4 फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं हम, किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। 5वां फीचर क्या है बच्चा? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है मैम। लास्ट, वी आर डन विद दिस। हम थक चुके हैं मैम, चैप्टर तो बहुत इजी है ये बोला था आपने, फिर ये क्या हुआ मैम? चैप्टर इजी था तो हमारे साथ में इतना टाइम कैसा लग गया? तुम ना टाइम पास मत करना भाई। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या है तुम्हारा? नालायको, डिफाइनिंग फीचर है तुम्हारा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल जो है तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट जो तुम्हारी बॉडी का है, जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या है बेटा? डिफाइनिंग फीचर है। आया समझ में? अब अगर हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे थे, तुम अपने दिमाग में बिठा लो। दिमाग में क्या बिठाना है मैम? कि कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर है और कौन कौन से तुम्हारे क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर, यानी कि फंडामेंटल फीचर है। तो डिफाइनिंग फीचर में क्या ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर था? ना 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 मैम, ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं था, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट था। लेकिन स्पेशली इंट्रिंसिक ग्रोथ की अगर वो बात करेगा तो हम उसको डिफाइनिंग फीचर में टिक कर देंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर था? नहीं मैम, क्योंकि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें तो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। स्टेराइल कपल्स जो है, इनफर्टाइल कपल्स हैं, स्टेराइल आपका ड्रोन होता है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो भी आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म, हाँ मैम, मेटाबॉलिज्म तो ऐसा डिफाइनिंग फीचर है, इतना तगड़ा वाला डिफाइनिंग फीचर है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा आपका? मेटाबॉलिज्म आपका डिफाइनिंग फीचर है। दूसरी अभी हमने डिस्कस किया है, ऊपर ही लिखा हुआ है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है आपका? डिफाइनिंग फीचर है। और लास्ट कॉन्शियसनेस, ये भी आपका क्या है बेटा? डिफाइनिंग फीचर है। और कॉन्शियसनेस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर इस स्लाइड के अकॉर्डिंग जब हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए हैं, किसके? व्हाट इज लिविंग के। अब हमें तुम बता सकते हो कि कैसे हमने लिविंग को लिविंग बोला और नॉन लिविंग को हमने नॉन लिविंग बोला है। ये वाला पोर्शन सिर्फ अभी हमारा कंप्लीट हुआ है, यानी कि आपके चैप्टर का 50 to 70% पार्ट तो आप कंप्लीट कर चुके हो बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर कहाँ से आया, किस तरह से इसको सबसे पहले किसने प्रोसेस किया, नॉमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं। और साथ में ही हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। टेक्सोनॉमिकल एड्स हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वो एनटीए के सिलेबस से और एनसीईआरटी के सिलेबस से टोटली कट ऑफ हो चुका है। सो ओके स्टूडेंट्स, आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी बातों को ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं। एंड साथ में एक चीज का और तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम अगर अब आए हो तो कुछ लेकर ही जाओ, ये वाले माइंडसेट से तुम्हें बैठना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बेटा, तुम्हें पता लगा कि अच्छा आज निक्की मैम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली है, चलते हैं आज भीड़ बढ़ाते हैं, तुम आ गए, फर्स्ट लेक्चर तुमने लिया, फिर बाकी के चैप्टर्स के लेक्चर तुमने छोड़ दिए। तो अगर तुम कंसिस्टेंस नहीं हो तो मेरा उसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा है, देयर इज नो माई लॉस, ये सिर्फ तुम्हारा लॉस है। तुम अपने साथ में, अपने टाइम के साथ में, अपने करियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।